नमस्कार। आज 25 जून 2025 है और ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद एक बहुत ही नाजुक सी शांति बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कई ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, ये जो संघर्ष विराम हुआ है और इसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं। सही कहा। तो आज हम इन्हीं सब जानकारी के आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, क्या अहम मोड़ आए हैं इसमें और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो ये जो संघर्ष विराम है, ये अमेरिका ने करवाया है। हाँ, अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है और राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 जून को इसकी घोषणा की थी। लेकिन घोषणा होते ही लागू होते ही उल्लंघन की खबरें भी आईं। बिल्कुल, दोनों तरफ से। ये दिखाता है कि कितना नाजुक है मामला। जैसे ईरान ने संघर्ष विराम लागू होने से ठीक पहले ही इजरायली ठिकानों पर करीब 14 मिसाइलें दाग दी। हाँ, और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। उन्होंने तेहरान के पास एक रडार कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। तो शुरुआत ही तनावपूर्ण रही। लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मिसाइल और ड्रोन हमले रुके हुए हैं। हाँ, अभी फिलहाल रुके हुए हैं। करीब 2 हफ्तों में ये पहली बार है कि हमले थमे हैं। तो अब अमेरिका की भूमिका और भी अहम हो जाती है। निश्चित रूप से। ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत होगी। अच्छा, किस बारे में? मकसद तो यही है कि तेहरान को परमाणु हथियार बनाने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसे छोड़ने पर राजी किया जाए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है ना? ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई खत्म, दोनों देश एकदम थक चुके चूर हैं। हाँ, उनका बयान तो यही है। पर जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैं वो कुछ और मानती हैं। बिल्कुल, उनका आकलन है कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है, नष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। और ईरान ने तो अभी तक बातचीत के लिए हामी भी नहीं भरी है, जहां तक हमें पता है। सही। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। इस पर सोचना होगा कि इसका क्या मतलब है। क्या ये कोई रणनीति है बातचीत से पहले? हाँ, ये हो सकता है। शायद ट्रंप अपनी तरफ से कामयाबी दिखाना चाह रहे हो और खुफिया रिपोर्ट शायद जमीनी हकीकत बता रही हो। ईरान की चुप्पी भी, हाँ, शायद मोलभाव का एक तरीका हो। तो ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि बातचीत होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो किन शर्तों पे होती है। और इस सब के बीच आम लोगों ने इसकी भारी कीमत चुकाई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े तो काफी गंभीर हैं। हाँ, 224 मौतें बताई हैं उन्होंने। और इजराइल में भी हाइफा शहर में ईरानी हमलों से कम 8 लोग घायल हुए हैं। और ये सिर्फ इंसानी जान का नुकसान नहीं है। ईरान के जो अहम परमाणु ठिकाने हैं, हाँ, फोडो, नतांज, इस्फहान, ये सब निशाने पर थे। नुकसान तो पहुंचा है इन्हें, लेकिन जैसा मैंने कहा, पूरी तरह तबाह नहीं हुए हैं। और इजराइल ने तेहरान की अवीन जेल पर भी हमला किया था, जहां राजनीतिक कैदी रखे जाते हैं। हाँ, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना भी हुई। और इसी बीच एक और खबर आई थी दक्षिणी गाजा से। हाँ, 24 जून को ही एक अलग झड़प में 7 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। ये दिखाता है कि पूरे क्षेत्र में तनाव कितना ज्यादा है, सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है। और एक और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही पक्ष इसे ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी यही कह रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी। इतनी तबाही के बाद जीत, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, दोनों नेता शायद अपने अपने देश की जनता को एक संदेश देना चाह रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास जैसे ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल। और उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम तो जारी रहेगा। तो जाहिर है दावों के पीछे असल इरादे कुछ और हो सकते हैं। हाँ, जो शायद आने वाली बातचीत को भी प्रभावित करे। इसी बीच कुछ और घटनाक्रम भी हुए हैं, जैसे कतर ने एक हमले की निंदा की है। हाँ, दोहा के पास अमेरिकी बेस पर एक ईरानी मिसाइल हमला हुआ था, जिसे समय रहते रोक लिया गया था। कतर ने उसकी निंदा की है। और संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है? महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष विराम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि ये शायद दूसरे क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक मॉडल बन सकता है। अच्छा, और ईरान के अंदर क्या चल रहा है? वहां भी हलचल में सरकार ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 3 कैदियों को फांसी दे दी है। ओह, और दूसरी तरफ ईरान के जो विपक्षी नेता हैं और निर्वासित क्राउन प्रिंस, वो देश में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं ताकि स्थायी शांति आ सके। और ज्यूरिख में भी कुछ हुआ? हाँ, वहां पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOI ने ईरान में मानवाधिकार हनन के विरोध में एक प्रदर्शनी लगाई है। तो अंदरूनी दबाव भी है। अच्छा, और इस तनाव का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी दिखा। बिल्कुल, पश्चिम एशिया में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई थी। हाँ, पर अब
एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस कह रही हैं कि वो 25 जून से उड़ानें फिर शुरू कर रही हैं। हाँ, थोड़ी राहत की बात है। और तेल बाजार पर भी इसका सीधा असर पड़ा था। हाँ, वो कीमतें तो काफी गिरी थी। अमेरिकी क्रूड तेल की कीमत 23 जून को 7.5% गिरकर $68.51 प्रति बैरल पे आ गई थी। ये दिखाता है कि बाजार इस संघर्ष विराम को लेकर कितना संवेदनशील है। मतलब कुछ राहत महसूस कर रहा है, लेकिन शायद पूरी तरह आश्वस्त नहीं है अभी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि शांति तो है, पर बेहद नाजुक। हाँ, और आने वाली बातचीत बहुत अहम होगी। और दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, जिनका असल मतलब शायद कुछ और है। बिल्कुल। और इस लड़ाई की मानवीय और आर्थिक कीमत बहुत बड़ी रही है, ये भी साफ है। तो ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। सवाल ये है कि जब दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं और ईरान अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है, तो निकट भविष्य में तनाव सचमुच कम कैसे होगा? क्या ये दावे सिर्फ दिखावा है, या फिर ये आने वाली किसी भी बातचीत की राह में असली रोड़ा साबित होंगे? इस पर वाकई सोचने की जरूरत